ओके सो ये है पेपर 42। मई जून का पेपर है 2024 का। और a student finds the amount of iron 2 ions in a solution by titration. The student uses a volumetric pipette to add 25 centimeter cube of aqueous iron 2 sulfate to a conical flask, adds approximately 20 cm cube of dilute sulfuric acid to the flask, okay, और फिर slowly adds aqueous potassium मैग्नेट। ये बेसिकली रिडॉक्स टाइट्रेशन करवा रहे हैं ये। और पोटेशियम मैग्नेट डाल रहा है वो उसके अंदर, और until the solution just turns pink, repeats the titration several times, और ये name the apparatus shown in figure 1.1। तो क्या है ये apparatus? Wiring cylinder. ये हो गया मेजरिंग सिलेंडर। Why the student does not need to use a volumetric pipette to measure the volume of dilute sulfuric acid? क्या कहते हो? जब भी रीडॉक्स टाइट्रेशन होती है ना भाई हमारे पास रीडॉक्स टाइट्रेशन, तो याद रखिएगा कि ये जो रिएक्शन हो रहा है, दिस इज द रिएक्शन बिटवीन iron 2 and KMnO4 लाइक पोटेशियम मैंगनेट। तो होता ये है कि इसमें हम एसिड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। redox titration में the acid that we are going to use as a catalyst, तो catalyst का जो amount है वो मैटर नहीं करता। इसलिए जो है ना वो वॉल्यूमेट्रिक पिपेट से उसको नहीं डाल रहा है कि पूरा एक्यूरेट मेजर करके वो डाले। तो मैं इसको लिखूंगा कि वॉल्यूम ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड ओनली नीड्स टू बी अप्रोक्सीमेट। ये कोई पूरा नाप तोल के थोड़ी ऐड कर रहे हैं, बस अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम आप उसमें ऐड कर दो ताकि आपका रिएक्शन स्पीड अप हो जाए, दैट्स इट। हाउ द स्टूडेंट यूजेस द वॉल्यूमेट्रिक पिपेट टू मेजर द 25.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस आयरन टू सल्फेट सेफली। सेफली मतलब कि आपको पिपेट करना है 25.0 सेंटीमीटर क्यूब दूसरे कंटेनर में, तो आप उसको सेफली कैसे यूज करोगे, क्या कहते हो? क्या कहते हो? अच्छा, इसमें ना इसमें हमारे पास होता ये है कि अगर आपने देखा हो लैब में, तो हमारे पास कुछ वॉल्यूम पिपेट फिलर आते हैं। पिपेट फिलर आते हैं, उसे हम पिपेट सकर भी कहते हैं, पिपेट फिलर। अदरवाइज लोग फिर जो है ना उसको सक कर लेते हैं, मुंह से सक कर लेते हैं उसको, जैसे स्ट्रॉ में होता है ना, हम कोल्ड ड्रिंक पीते हुए स्ट्रॉ को सक करते हैं, वो ऐसे सक करके और दूसरे कंटेनर में ऐड कर देते हैं। ये जो है ना हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए। तो वो कह रहा है यार सेफली कैसे हम उसको जो है ना एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करें। तो यू कैन यूज द पिपेट फिलर, यू कैन यूज द पिपेट फिलर। तो पिपेट फिलर क्या करेगा, आपको सेव करेगा और ट्रांसफर कर देगा बड़ी आसानी के साथ। तो हम कहेंगे use pipette filler, use pipette filler। एक मार्क का क्वेश्चन है। तो बेसिकली फिलर क्या करता है कि उसको जो है ना सक कर लेता है अप टू द मार्क, और देन यू कैन ट्रांसफर इजीली, दैट्स इट। नेम द apparatus the student uses to add the aqueous potassium manganate to the flask। क्या कहते हो? Correct. हाँ ना, और क्या, ब्योरेट। Why the student does not need to add an indicator to this titration? Nice question, yeah. Good, good, good. क्या कहते हो? सर जो पोटेशियम मैग्नेट है वो अपना कलर कलर जो है वो खुद ही चेंज कर रहा है, जिससे हमें पता चल जाएगा। हाँ ना, और क्या, पोटेशियम मैग्नेट इज अ सेल्फ इंडिकेटर भाई। KMnO4 इज अ सेल्फ इंडिकेटर, उसको क्या जरूरत है? तो ओके, दैट्स इट। हाउ द स्टूडेंट नोज व्हेन दे हैव डन इनफ टाइट्रेशंस? जिसे हम कहते हैं कॉनकॉर्डेंट रीडिंग। यू नो रिगार्डिंग कॉनकॉर्डेंट रीडिंग,
What is concordant reading? It's not 100% same. It's not 100% same. We are not saying that the same readings. We are saying concordant readings. क्या कहते हो? नहीं सर, मालूम नहीं। देखो अगर आपके पास दो titrations के आंसर आए हैं, so just you need to subtract the two readings, and if you are getting answer within 0.2 centimeter cube, so you can say that they are accurate and they are concordant reading. अगर आंसर 0.2 नहीं आता है, so you must not say कि this is a concordant reading. So इसको मुझे लिखना चाहिए कि the two titration मुझे यूं लिखना चाहिए इसको कि difference of two titration results are within 0.2 सेंटीमीटर क्यूब. अगर ये है तो दैट्स ओके, और अगर नहीं है तो फिर वो कॉन्कॉर्डेंट नहीं है. A student investigates the temperature change when a solid completely dissolves in water. The student measure this. Thermometer use करता है और फिर ओके 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 ओके. पार्ट A1 में कहता है कि figure shows the results for 120 seconds and 300 seconds. Record the values from figure 2.1 to nearest 0.5 degree Celsius in table 2.1. तो क्या कहते हो भाई? 120 डिग्री सेल्सियस पर मेरी रीडिंग क्या आ रही है? 120 डिग्री सेल्सियस पर. So if you can zoom in this 10, 11, 12, 13, then 13.5 exact. And this is the reading that you can see. Okay. 15। It's exact 15. Yes, 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 yes. It's exact 15. Okay. Calculate the maximum temperature change in the investigation. maximum temperature change. तो देखो मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज निकालने के लिए ना, मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज निकालने के लिए आप इन इस टेबल में से एक हाईएस्ट वैल्यू सिलेक्ट कर लो और एक लोवेस्ट वैल्यू सिलेक्ट कर लो. तो मेरे जो टेम्परेचर की हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज 19.5, और द लोएस्ट वैल्यू इज 13. सो 19.5 माइनस 13, क्या आंसर आएगा? 6.5। Describe the trends shown in the results in table 2.1. ट्रेंड बताना है भाई हमें. Trend means how it changes, how the temperature changes. If you are going down the group, it increases or decreases. Sir, initially the temperature decreases and then it increases again। तो मतलब के ओके ओके, पहले टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो रहा है और देन इट इंक्रीजेस. ओके, so this is of 2 marks. ऐसे ही है. Suggest the temperature of the mixture if it is left for 60 minutes. Explain your answer. Temperature after 60 minutes क्या होगा? 60 minutes का मतलब ये है कि आपका जो रिएक्शन मिक्सचर है वो पूरा का पूरा रूम टेम्परेचर पे आ गया होगा. क्यों? कि जब भी आप उसको जो है ना बिल्कुल खुले इन्वायरमेंट में छोड़ दोगे तो स्लोली 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 करके वो अपना टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कर लेगा. And obviously the initial temperature was the room temperature, that is at 0 seconds. तो मैं कहूँगा after 60 minutes your temperature would be 19.5. okay.
एक्सप्लेनेशन में आप लिखोगे कि जो है वो इट रिटर्न्स टू रूम टेम्परेचर, इट रिटर्न्स टू रूम टेम्परेचर, इट रिटर्न्स टू रूम टेम्परेचर। ओके, चलो जी। Describe the energy change with the when the solid dissolves in water. Explain how the results in table 2.1 support your answer. Description and then explanation. Describe the energy change when the solid dissolves in water. तो क्या कहते हो? when एंडोथर्मिक ये हाँ, लिखा है। एंडोथर्मिक होगा। तो एंडोथर्मिक होगा। तो एक्सप्लेनेशन इसकी क्या होगी, कैसे पता लगेगा भाई? आप अपने बीकर बिकॉज को हाथ लगा के देखोगे तो वो ठंडा हो रहा होगा ना। तो टेम्परेचर टेम्परेचर डिक्रीज। डिक्रीजेज, एग्जैक्टली। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द स्टूडेंट टू स्टेयर द मिक्सचर? अगर वो ना करे तो क्या होगा, मतलब क्या मसला है इसमें? सर ताकि वो सारे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व हो पाए वाटर में। हाँ ना, इवनली स्प्रेड हो जाए, इवनली स्प्रेड हो जाए, वो स्प्रेड आउट हो जाए। तो उसका ये होता है ना कि आप अगर टेम्परेचर है उसका नोट डाउन कर रहे हो, डिटरमिन कर रहे हो, तो ऐसा ना हो कि मतलब आपने थोड़ा सा ऊपर अपना थर्मोमीटर रखा तो वो कोई और टेम्परेचर दे रहा है आपको, थोड़ा सा आपने और उसमें डिप कर दिया तो वो टेम्परेचर कोई और दे रहा है आपको, तो मतलब ये तो कोई इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई यार। तो इसलिए टू इंश्योर दैट ऑल द सॉलिड हैज डिसॉल्व्ड। Okay, now see this. The maximum temperature change calculated is not the true value for this investigation. This may be because the volume of water and the temperature are not measured precisely. Explain how to obtain a more precise temperature measurement. भाई देखो, आप यूज थोड़ा सा अच्छा थर्मामीटर यूज कर लो यार, आप डिजिटल यूज कर लो भाई। और जी। डिजिटल में भी हमारे पास फिर ग्रेजुएशंस होती है ना। कुछ टेम्परेचर, कुछ थर्मामीटर ऐसे होते हैं कि जो है ना वो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक उसको टेम्परेचर को जो है वो मेजर कर रहे होते हैं। तो अप टू 2 डेसिमल इज मोर एक्यूरेट एज कम्पेयर टू 1 डिजिट, 1 डेसिमल प्लेस। तो दूसरा ये कि मिनिमम टेम्परेचर जो ये नोट डाउन कर रहा है वो 0.5 कर रहा है, इसने हमें ऊपर बोला भी है कि रिकॉर्ड द वैल्यूज टू द नियरेस्ट 0.5। तो आप तो है ना वो ये कर लो कि इंटरवल, तो आप इसमें ये लिख सकते हो कि यू मे यूज द थर्मोमीटर graduated graduated to less than 1 degree Celsius intervals, 1 degree Celsius intervals। आपने देखा होगा थर्मोमीटर पे जो एनालॉग थर्मोमीटर होते हैं, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। तो मतलब क्यों ना हमारे पास एक ऐसा थर्मोमीटर हो जिसपे 0.5 हो, फिर 1 हो, फिर 0.5 हो, फिर 1.5 हो, तो थोड़ा सा और एक्यूरेट रीडिंग दे देगा आपको, वो और अच्छी रीडिंग दे देगा। तो तभी लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन जो उसकी होनी चाहिए वो लेस देन 1 अगर हो, सो दैट वुड बी लाइक मोर एक्यूरेट। ये है ग्रेजुएशन का मतलब। द मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज कैलकुलेटेड इज लेस देन द ट्रू वैल्यू फॉर दिस इन, ऑब्वियसली बात है जो तुम गेन करोगे वो लेस देन द ट्रू वैल्यू होगी क्योंकि इट्स ड्यू टू सम एरर्स। Suggest a reason for this other than the precision of measurements. Describe an improvement to the method which reduces this error. तो भाई जो हीट कर रहे हो उसे आप, जो भी है सिस्टम है आपका, एंडो है, एक्सो है, जो भी है, आप जो भी एनर्जी उसकी कैलकुलेट कर रहे हो वो आपकी कभी भी ट्रू वैल्यू के से मैच नहीं करेगी। क्योंकि आप जिस बीकर में रिएक्शन करा रहे हो कुछ, तो वो बीकर उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बड़े उसके फैक्टर्स होते हैं, एनवायरनमेंट में आपकी लॉस हो गई हीट। तो
अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा ये और थोड़ा सा प्रिसाइज हो जाए, तो भाई आप कोई ऐसा कंटेनर यूज कर लो जो कि हीट का बैड कंडक्टर हो यार। आप क्यों ऐसा मटेरियल यूज कर रहे हो जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है? वो तो हीट एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब करेगा। जब वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, सिस्टम ने तो उतनी एनर्जी रिलीज कर दी, तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैंने जो एनर्जी कैलकुलेट की है, हाँ यार इट इज रिलीज बाय द सिस्टम, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि उसका 75% लॉस हो गया है। जो तुम मेजर कर रहे हो वो ओनली 15% है उस टोटल का। तो मतलब कहीं ना कहीं तो मसले मसाइल है ना। तो आप इसको जो है ना वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि इम्प्रूवमेंट में मैं बता देता हूँ। इम्प्रूवमेंट सबसे पहले कि भाई आप जो है वो यूज अ पॉलीस्टाइरीन कप कंटेनर। कंटेनर, ओके। सो रीजन क्या हो सकता है इसका कि भाई आपकी जो ट्रू वैल्यू आ रही है वो लेस देन आ रही है योर फ्रॉम द ओरिजिनल वैल्यू? तो हीट लॉस टू द सराउंडिंग। ओके। या आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि हीट गेन फ्रॉम द सराउंडिंग। लॉस टू द सराउंडिंग और गेन टू द सराउंड द सेम थिंग। Okay, the student does a series of experiments to investigate solution R. The student leaves a wooden spoon with one end dipped into R for 10 minutes. The student then places the damp end of the wooden spoon into the flame of a Bunsen burner with the air hole open. The student concludes that R contains sodium ions. State the observation which allows the student to make this conclusion. भाई वो वुडन स्प्लिंट है with one end dipped into R for 10 minutes. Okay. The student then places the damp end of the wooden spoon into the flame of a Bunsen burner. तो ये तो फ्लेम टेस्ट की बात कर रहा है डायरेक्ट भाई। तो with the air hole open. R contains sodium ions. तो भाई सोडियम का एक अपना स्पेसिफिक कलर होता है यार। येलो कलर होता है सोडियम के फ्लेम का। याद करने की जरूरत नहीं है, टेबल पे लिखा हुआ होगा, वहां से देख देख के बता देना। Why the air hole on the Bunsen burner must be open when doing this flame test? भाई देखो, आपके बंसन बर्नर के कभी आपने यूज किया है वैसे बंसन बर्नर? जी सर। आपने देखा होगा उसके डिफरेंट फ्लेम के कलर्स होते हैं। आप वो नॉब हम्म। जो है वो उसको जो है ना वो चेंज करते रहते हो, तो वो अपना कलर चेंज करता जाता है। तो अगर उसका जो होल है वो ओपन होगा ना, अगर वो जो होल है वो ओपन होगा, तो वहां से कंप्लीट कंबशन होगी, एयर आ रही होगी। कंप्लीट कंबशन मीन्स कि आपका जो फ्लेम का कलर होगा इट वुड बी ब्लू। ब्लू कलर इज अ गुड फ्लेम। ब्लू कलर फ्लेम इज अ गुड फ्लेम। तो इसलिए हम जो है वो इसको होल को जो है वो ओपन रखते हैं। सो दैट्स द रीजन। बंसन। The student adds dilute nitric acid to R. The student observes effervescence of a colorless gas which turns lime water milky. बहुत बड़ी हिंट दे दी इन्होंने आपको। लाइम वाटर कभी भी मिल्की हो। स्टेट द कंक्लूजंस फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस। क्या कहते हो? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। Contains carbon dioxide. It releases carbon dioxide. Or you can say कि carbon dioxide is formed in the product. The student adds aqueous barium nitrate to some of the mixture from B part 1. अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड अगर होती है तो इसका मतलब उसमें क्या था कि वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकली है। जैसे हम कहते हैं ना यार, H2SO4 से SO2 आएगा, नाइट्रिक एसिड से NO2 आएगा। हर चीज का एक सोर्स होता है। तो आपके पास अगर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है
So carbon dioxide is formed, which means that a Carbonate ions. R contains carbonate. The student adds aqueous barium nitrate to some of the mixture from B part 1. The student concludes that R contains sulfate ions. देखो जब तुम बेरियम नाइट्रेट डालते हो ना सल्फेट आयंस में, सो इट मेक्स बेरियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट जो है वो इनसॉल्युबल होता है और यू विल सी द वाइट पीपीटी। बिहाइंड द सीन इसका ये है। कहाँ गया? ओके। The student adds aqueous silver nitrate to some of the mixture from B part 1. Student observe the colorless solution, state a conclusion from this observation. क्या कहते हो? अगर सिल्वर नाइट्रेट डालने से तुम्हें व्हाइट पीपीटी मिले तो क्लोराइड इज कंफर्म, क्रीम पीपीटी मिले तो ब्रोमाइड इज कंफर्म एंड येलो पीपीटी मिले तो आयोडाइड इज कंफर्म। बट ये तो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं मिला भाई, क्लियर सॉल्यूशन है, क्लियर सॉल्यूशन है। सो no chlor any chloride, bromide and iodide ions are present. The student adds aqueous sodium hydroxide to R and warms the mixture. Describe a test and observation to show that R does not contain ammonium ions. भाई देखो आप लिटमस पे अमोनिया बेसिक गैस होती है ना, बेसिक को चेक करने के लिए हम रेड लिटमस लेते हैं। अगर रेड ब्लू हो गया, अगर रेड ब्लू हो गया सो मीन्स दैट के अमोनिया इज कंफर्म, लेकिन ये तो कह रहा है ही नहीं। तो मैं क्या कहूंगा कि टेक डैम 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 रेड लिटमस पेपर। ऑब्जर्वेशन क्या होनी चाहिए? सो नो चेंज इन कलर, क्योंकि है ही नहीं वो। No change in color. By solution R is made from a mixture of two different ionic compounds. Suggest the name of these two compounds. देखो एक तो हमें सल्फेट मिला ऊपर से, क्योंकि बेरियम सल्फेट की व्हाइट पीपीटी बनी थी। एक तुम्हें मिला सल्फेट, ऊपर तुम्हें मिला था सोडियम, तो क्या बना? सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। और एक आपको कार्बोनेट भी मिला था ऊपर ना, तो ये सोडियम कार्बोनेट भी होगा। तो ये एक आपको एक अच्छी हिंट मिली है ऊपर से। इसी तरह हम कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कैटायंस को आइडेंटिफाई करो, एनायंस को आइडेंटिफाई करो, तो आपको ओवरऑल कंपाउंड का पता लग जाएगा बड़ी आसानी के साथ। ओके, समझ आ रही बात? जी सर। हाँ जी। अच्छा जी। The student tests a different solution P and finds it difficult to decide whether the solution contains chloride ions or a bromide ion. The student also has aqueous potassium chloride and aqueous potassium bromide. Suggest how the student could use the aqueous potassium chloride and bromide to make it easier to decide whether P contains chloride ions or a bromide ions. क्या कहते हो वैसे, इसका क्या आंसर होना चाहिए?
Sir, we can do the silver nitrate test and we can identify by the color change of हाँ the ना, सिंपल crystal. सी बात है। तो अगर आपका सॉल्यूशन में क्रीम पीपीटी हुई, सो ब्रोमाइड इज कंफर्म, एंड इफ यू कैन सी द येलो, नो क्लोराइड है ना, व्हाइट पीपीटी, क्लोराइड इज कंफर्म। सही है जी, बट आफ्टर एडिंग सिल्वर नाइट्रेट। Then you can use this. Okay. The student adds dilute hydrochloric acid to another solution and a gas is produced. The gas is passed through line again. डायग्राम बनानी है भाई, क्या कह रहा है ये? गैस इज पास थ्रू लाइम मोटर, डायग्राम बनानी है, क्या करें? हम्म। सर वो डिलीवरी ट्यूब बनाएं और उसके नीचे ये रिएक्शन हो रहा है, लेट्स सपोज, चलो मैंने देख लिया कि ये रिएक्शन हो रहा है। ओके, सही है जी, ऐसे ही होगा। जी सर। जी अच्छा, ये आपका आ गया क्या? इसमें आपने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला हुआ है। ओके, इसमें आपने डाला हुआ है डाइल्यूट HCl, और एंड अ गैस इज प्रोड्यूस्ड, तो वो तो कार्बन डाइऑक्साइड ही होगी, तभी तो वो कह रहा है व्हाइट पिपिटी। तभी तो वो कह रहा है, इसको देखो जरा, कॉपर कार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एट रूम टेम्परेचर। ओके, और द वर्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज शोन, कॉपर कार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स कॉपर कार्बोनेट। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और वाटर बन रहा है आपके पास। Plan an experiment to determine the volume of CO2 formed when a known mass of copper carbonate completely reacts with dilute sulfuric acid. Your plan must include the use of common laboratory apparatus, dilute sulfuric acid. No chemical should be used. No other chemical should be used. तो बेसिकली आपको कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम है वो मेजर करना है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम को मेजर कर लें। यस। क्या कहते हैं? sir, for apparatus we can use uh, a boiling tube, uh, a flask. ओके, देखो सबसे पहले तो आपने कार्बोनेट लेना है, ये तो पक्की बात हो गई। आपने कॉपर कार्बोनेट लिया, उसको वे कर लो आप। उसको आप जो है ना वो वे कर लो, कितना कॉपर कार्बोनेट आपने लिया है, और फिर उसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दो। तो जैसे ही आप उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे तो अल्टीमेटली जो है ना वो कॉपर कार्बोनेट बनेगा और CO2 बनेगा। तो CO2 जब बनेगा तो CO2 के जो वेपर, यानी कि आप उसको डिलीवरी ट्यूब लगी हुई होगी आपके पास, वो गैस वहां से पास आउट होगी, और क्योंकि आप उसका वॉल्यूम मेजर कर रहे हो, तो आप आगे सिरिंज लगा के रख लो। जब आप आगे सिरिंज लगा के रखोगे तो सिरिंज में आप उस गैस को कॉन्टिन्यूसली मेजर कर रहे होगे कि यार अभी
2 मिनट गुजरे हैं और ये वॉल्यूम आपके पास जमा हो गया 0.5 सेंटीमीटर क्यूब। फिर आपके 4 मिनट गुजर गए, ये गैस आपके पास जमा हो गई 1 सेंटीमीटर क्यूब, फिर 1.5 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से आपको जो है ना वो वॉल्यूम कलेक्ट होता रहेगा आपके पास। अब आपको प्रॉपरली ये जो है ना लिखना है इसको। ओके, और फिर वो कहता है कि आपको apparatus बना लो। यू मे ड्रॉ अ डायग्राम टू हेल्प द आंसर इन योर क्वेश्चन। तो राउंड बॉटम फ्लास्क ले लेते हैं, और राउंड बॉटम फ्लास्क में आप कार्बोनेट ले लो और उसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दो, और राउंड बॉटम फ्लास्क में से आप बंग लगा दो एक, ताकि वो गैस का लॉस ना हो। और वैसे तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसको सील्ड कर देते हैं, ताकि जो आपकी डिलीवरी ट्यूब लगी हुई है सिर्फ गैस ही वहां से पास हो और कोई और चीज वहां से पास ना हो। एक तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर ना। तो बाकी डिलीवरी ट्यूब वहां से पास करके उस डिलीवरी ट्यूब को आप कनेक्ट कर दो किससे, सिरिंज से। तो जैसे ही आप डिलीवरी ट्यूब को सिरिंज से कलेक्ट करोगे तो उसमें गैस आनी शुरू हो जाएगी। ओके, और फिर आप उस गैस को बड़ी आसानी से मेजर कर लो। तो बड़ी सिंपल सी चीजें हैं ये सारी। बट ये है कि मैंने आपको कहा था ना कि ये क्वेश्चन फुल प्लानिंग का क्वेश्चन होता है, इसमें आपने प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है। तो यहाँ पर अपैरेटस आपके पास वही है जो कॉमन हमारे पास लेबोरेटरी अपैरेटस जो है वो होते हैं। तो मैं अगर इसको यूं बनाऊं कि मैंने ले लिया इस तरह का, लेट्स सपोज राउंड बॉटम फ्लास्क, और इस तरह से मैंने इससे बिल्कुल सिरिंज से कनेक्ट कर दिया ऐसे करके, और इस तरह से आ गई मेरे पास। रंग लगा दिया मैंने, और ये मैंने इस तरह से सिरिंज लगा दिया। ओके, इसमें अपने पास कॉपर का कार्बोनेट है और सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इसमें ये होगा कि जैसी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी आप उसको मेजर कर लोगे कार्बन डाइऑक्साइड को। तो मतलब इस तरह की प्लानिंग जो है वो, बहरहाल जो आपने इसमें कॉपर कार्बोनेट लिया है, कॉपर कार्बोनेट आपने इसमें लिया है वो आपने मेजर करके लेना है। ओके, और अच्छा हम इसमें ना एसिड एक्सेस में लेंगे। मुझे बता सकते हो क्यों हम एसिड एक्सेस में लेंगे, लाइक क्या वजह है इसकी एक्सेस में लेने की एसिड को? ताकि जो मैक्सिमम कार्बोनेट है वो यूज्ड अप हो हाँ जाए। ना, पूरा का पूरा कार्बोनेट यूज्ड अप हो जाए ना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बचा हुआ रह जाए, एरर आ जाएगा आपके उसमें। तो बाकी आप अच्छी तरह से उसे सील कर दो और मेजर करो अपनी वॉल्यूम को, जो भी गैस का आपका वॉल्यूम है। और बस सिंपल ये करना है आपको। तो ये प्लानिंग का क्वेश्चन है। तो टोटल 4 क्वेश्चंस हैं इसमें। देखो नीचे आपको ये टेबल दिया हुआ है, तो इस टेबल को एज पर नीड, अभी ऊपर जितने भी थे मुझे तो याद था, मैंने वो वहां से देख देख के लिख लिया, लेकिन एज पर नीड आपको ये देखना होता है कि किस तरह से हमें कौन सी वैल्यू गिवन है। सही है ना? यानी कि हमने क्लोराइड का टेस्ट देख लिया, ब्रोमाइड का देख लिया, या जो है ना आयरन का देख लिया, या CO2 का देख लिया, या फ्लेम कलर हमने वहां से चेक कर लिया, तो ये प्रॉपरली हम बड़ी आसानी से वहां से देखकर डिसाइड कर सकते हैं। ओके, सही है जी।